जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल HR4E में नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ। दोस्तों आज हमारे हैं क्लास 10th नन हिंदी का चैप्टर नंबर 7 लेकर के। आपका 6 चैप्टर हो चुका है। यदि आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे। और मैथिली का भी वीडियो एवरीडे चल रहा है और प्रत्येक संडे शाम 7 बजे लाइव क्लास में आता हूँ। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि लाइव अगर सप्ताह में 3 दिन आइए तो मैं दोस्तों आपके लिए लाइव लेकर के सप्ताह में 3 दिन आ जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। और चैनल पर जितने भी विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और यदि उनका सपना है कि बिहार बोर्ड 25 में हम मैथिली और नन हिंदी में लाना चाहते हैं 95+ तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ेंगे। फुली तैयारी कोर्स कराएंगे हम, ठीक है बाबू। और आपको PDF फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। PDF आपको एवरीडे लाइव क्लास का PDF मिल जाएगा। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं कि ये चैप्टर जो कहानी है ये ठेस है, ठीक है। क्या नाम है इस कहानी का? ठेस नाम है। चैप्टर नंबर कितना है? 7 है। इसके रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु है। क्या नाम है इसके लेखक का? फणीश्वर नाथ रेणु जो है वो इसके रचनाकार है, लेखक है। भाई आपको ठेस देख करके, कहानी का नाम ठेस देख करके समझ में नहीं आया होगा ठेस क्यों है। तो ठेस का मतलब होता है कि किसी की बातों से किसी व्यक्ति के दिल पर आघात पहुंचना, चोट पहुंचना, तकलीफ होना, उसको हम ठेस कहते हैं। थोड़ा सा व्यू हम आपको दे देते हैं इस कहानी का। बहुत इंटरेस्टेड कहानी, अंत तक जरूर देखेंगे। क्वेश्चन आंसर मैं कंप्लीट करूंगा। इस कहानी में एक लेखक होता है ना, लेखक की बातों से जो है वो सिरचन के दिल को ठेस पहुंच जाता है। इसीलिए इस कहानी का नाम जो है वो ठेस रखा गया है। अब हम आपको बताएंगे कि भाई इसमें एक सिरचन होता है। सिरचन नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि पेशे से क्या होता है? कारीगर होता है। सिरचन नाम का एक व्यक्ति होता है जिसका प्रोफेशन क्या होता है? तो वो एक कारीगर होता है। कारीगर क्या होता है? चीक, शीतल पाटी, मतलब जो भी चीजें होती है वो प्राचीन समय में जो चलता, पुराने समय में वो सारी चीजें बनाना केवल और केवल इसको ही, सिरचन को ही आता था। इसके अलावा कोई व्यक्ति नहीं जाता था। इसलिए सिरचन की बहुत ज्यादा डिमांड थी, बहुत ज्यादा वैल्यू थी। इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा व्यक्ति जानता ही नहीं था और कोई करना भी इंटरेस्टेड नहीं था। और ये जो है केवल और केवल सिरचन को आता था और केवल सिरचन ही करता था, ठीक है। देखिए इसमें कहा गया है, तो कहानी शुरू ऐसे होती है कि खेती बाड़ी का समय होता है, ठीक है। खेती बाड़ी का समय है और गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। जब खेती करने जाते ना तो गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते थे। लोग उसको बेकार ही नहीं, बेगार समझते थे। बेगार और बेकार में थोड़ा सा अंतर हम बताते हैं आपको। बेकार यानी जो कोई काम का ना हो, बेगार जिसके पास कोई काम ना हो, मतलब कि जो कोई काम ना हो, कोई बेकार बैठा हो, उसको बेगार कहते हैं, ठीक है। तो लोग उसको समझता कि सिरचन, कहता कि क्या होगा सिरचन को ले जा करके। जब सारे लोग 75% खेत का काम कर चुके होंगे तब सिरचन कहीं खुरपी डोलाता और पगडंडी पर पैर रखते रखते आएगा। सो मुफ्त में अगर उसको क्या बोलते हैं, मुफ्त में उसको अगर मजदूरी देनी हो तो और बात है। सिरचन के बारे में कहा जा रहा है कि सिरचन को अगर मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है, लेकिन उसको जो है काम पर ले जा करके कोई फायदा नहीं। लेकिन दोस्तों इसमें कहा जा रहा है कि भले आज सिरचन को कोई मुफ्तखोर, कामचोर, चटोर जो भी चाहे कह ले, लेकिन एक समय ऐसा था कि बड़े बड़े बाबू की गाड़ी सिरचन के पास लगी रहती थी और इसको पूछते नहीं, पूछते थे, इसकी खुशामद करते थे कि सिरचन भैया अब तो आप ही के हाथ में ये कारीगरी रह गई है। सो दिल्ली से फोन आया है बड़के भैया का, क्या कहा है कि सिरचन से चीक शीतल पाटी बनवा करके ले आना, यानी खुशामद करते थे लोग। इसके पास समय नहीं रहता था। लेकिन आज लोगों के पास इसकी कोई वैल्यू नहीं है। कहते हैं ना कि वक्त बदल गया तो पहचानते नहीं, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। यानी आपके साथ भी ऐसा होगा कि वक्त जब निकल जाएगा और आपकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी तो लोग आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। अब क्या कह रहा है कि लेखक होता है इसमें फणीश्वर नाथ जो है ना, फणीश्वर नाथ रेणु ये लेखक है। तो एक दिन जो है वो लेखक जो है, लेखक की माँ कहती है कि सिरचन को बुलाओ। क्यों? क्योंकि लेखक की छोटी बहन जो होती है ना वो उसकी विदाई होने वाली होती है। तो फिर कहा जाता है कि भाई उसको बुलाओ और जो चीक, शीतल पाटी, रंगीन जो भी पर्दा वर्दा है वो सिरचन बनाएगा। तो लेखक अपनी माँ से कहता है कि उसको तो बुला रही हो, लेकिन उसको खाने के लिए क्या दोगे, उसको भोग क्या दोगे, है ना। बुलाने के लिए क्या दोगे?
पहले पूछ लेना कि भोग विलास क्या लेगा, काम करने का पैसा कितना लेगा, खाएगा कितना। माँ हंसकर कहती है कि अरे जा पगले, सिरचन बेचारा मेरे काम में जब मैं बुलाती हूँ तो वो भोग विलास और पैसे की बात नहीं करता है ना, जो मैं देता हूँ हंसकर रख लेती। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा कहने की बातें हैं, ठीक है, ऐसा कहने की बातें हैं। यही चक्कर था कि एक बार जो था वो ब्राह्मण टोली के पंचानन चौधरी के बेटे को जो है वो बेपानी कर दिया था, ठीक है, उसमें जो थी वो चीज़ें उसको बेइज्जत कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि यहाँ आते हैं थोड़ा सा पहले हम, तो इसमें जो दिया गया है सबसे पहले मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तीलियों से झिलमिलाती चीक, यानी ये सब वो बनाता था। सिरचन क्या बनाता था? मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चीक, ये सब वो बनाता था, ठीक है। और सिरचन को पसंद क्या था खाने में भाई? तो तली बघारी हुई तरकारी, है ना, तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, घी के खखोरन, ये सब जो उससे था सिरचन को खाने में पसंद था। और सिरचन कहता था कि सिरचन को खाने में भले, मतलब कि खाने में भले कोई कम कर दे लेकिन बात में झाल बर्दाश्त नहीं करता था, और खाना उसको बहुत ज़्यादा चटपटा पसंद था। इसीलिए सिरचन को लोग चटोर कहते थे। सिरचन को क्या कहते थे? चटोर कहते थे, क्योंकि चटोर व्यक्ति जो होता है वो इस टाइप की चीज़ों को खाना बेहद पसंद करता है, ठीक है। तो तली बघारी हुई तरकारी और दही, मलाई, दूध, घी, ये सब उसे पसंद था, ठीक है। एक बार क्या होता है, ब्राह्मण टोली के पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को बेपानी कर देता है। यानी ब्राह्मण टोली में जाता है तो वहां एक पंचानन चौधरी है, तो उसके बेटे को बेपानी यानी बेइज्जत कर देता है। क्या कर देता है? बेइज्जत कर देता है, ठीक है, बेइज्जत कर देता है। क्यों? इसी वजह से कि भैया इसके खाने में कमी ना किया करो, ठीक है। और फिर कह रहा है कि महाजन टोल के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात से तिलमिला गई थी। भाई क्यों तिलमिला गई थी? महाजन टोल के भज्जू महाजन की बेटी जो थी सिरचन की बात से तिलमिला गई थी। क्यों मेरे प्यारे बच्चों? तो वहां पर क्या होता है कि काम कराने के लिए तो कहा जाता है कि हम तुमको जो है, सिरचन को कहती है वो लड़की भज्जू महाजन टोल भज्जू महाजन की बेटी कि भाई काम तो कराएंगे लेकिन केवल और केवल एक गिलास सत्तू पिलाएंगे। उसी पर सिरचन डांट देता है कि बड़ी आई है बबनी काम कराने वाली, एक गिलास सत्तू पिला करके तुम पूरा दिन काम कराओगी, मैं ना करने वाला, डांट देता है। इसलिए वो लड़की रोने लगती है। और इस कहानी में एक चीज और है कि लेखक की सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली होती है। किसकी? फणीश्वर नाथ रेणु जो है यही लेखक है, और इस कहानी में ये भी है। तो लेखक की सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली होती है, जिसका नाम होता है मानू दीदी। क्या नाम होता है? मानू दीदी, ठीक है। मानू दीदी सबसे छोटी बहन थी। और इनके ससुराल वालों का डिमांड क्या होता पता है? इनका डिमांड होता है कि भाई यहाँ माँ के यहाँ आई होती है तो रुखसती जो दोबारा ससुराल जाने का होता है, तो ससुराल से उनका डिमांड आता है। क्या आता है भाई? 3 जोड़ी फैशनेबल चीक। कितना? 3 जोड़ी यानी 36 गो, 3 जोड़ी फैशनेबल चीक, और पटेर की 2 शीतल पार्टी, और पटेर की जो है 2 गो शीतल पार्टी, ये सब लेकर के आना। ये वहां से इसके ससुराल से, है ना। और फिर जो है वो इनके ससुराल वाले इन चीज़ों की डिमांड करते हैं, ठीक है। सिरचन खेती बाड़ी के समय जो था, अब यहाँ तक आके अब हम आगे चलते हैं कि कोई उसे खेत लेके जाके, मतलब खेती बाड़ी के समय में कोई उसे नहीं ले जाना, तो माँ जो होती है सिरचन को बुलाती है, ठीक लिया। और फिर जब काम के लिए बुलाते हैं तो माँ पहले पूछ लेते हैं कि देख बाबू ये चीज़ तुमको मिलेगा। सिरचन को देखता हेलस्कर, सिरचन को काम कराना हो ना तो उसको खाना की बात कह दो, यानी कि उसको चटपटा और अच्छा भोजन दे दो, वो दुम हिलाता हुआ चला आएगा वो, है ना, और जो है काम कर देगा। तो माँ कहती है कि देख सिरचन, मानू मेरी छुटकी बेटी है और इसकी विदाई होने वाली है। इसके ससुराल वाले ने डिमांड किया है कि मानू की ननद को जो है ना ये सब चीज़ पसंद है। चिक जोरी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पार्टी, ये मानू की ननद को पसंद था। अगर ये सब हम उसको नहीं दिए तो उसकी ननदिया जो है वो रूठ जाएगी। सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभालते हुए सुगंध लेकर आ गया, और क्योंकि यहाँ पर जो है वो काम हो रहा था, शादी ब्याह का माहौल था, खाने के लिए एक से एक चटपटी चीजें बन रही थी, सिरचन को मजा आ गया था। और फिर लेखक कहता है कि मौसी काम करने का फुर्सत का, ऐसे मौसम में तो दम मारने का यानी आराम करने का फुर्सत नहीं मिलता है, और कहाँ से काम कर पाऊंगा। सिरचन जाति का कारीगर है ना, एक एक मोती में
पटेल को इस तरीके से सजाता है कि लोग उसकी सारी चीज़ों को, सजावट को देख करके बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है ना, और दूर से ही देखकर समझ जाता है कि ये कारीगरी जो है वो पूरा का पूरा सिरचंद ने बनाया होगा। इसलिए हर कोई अच्छा कारीगर को जो है वो पसंद करता है। सिरचंद एक बार होता है क्या है कि काम करता रहता है और उसके काम में ना कोई तिरछी बात कर देगा तो गेहूं सांप की तरह फफिया उठता है कि भैया मुझे ना चाहिए, मुझे ना करवाना है काम, तुम काम मैं नहीं करूंगा, अब मैं भाग जाऊंगा। इस तरीके से वो धमकी देने लगता है, ठीक है ना। किसी दूसरे से काम करवा लीजिए। सिरचंद मुंह जोर है, काम चोर नहीं। काम नहीं चोरी करता, काम पूरा करता है। बिना मजदूरी के पेट भर काम करने वाला कारीगर दूध मलाई मिठाई न मिले कोई बात नहीं, पर बात में जरा सी कड़वी नहीं मिलनी चाहिए। क्या कह रहा है कि बात में जरा सी करवाहट नहीं मिलनी चाहिए। भाई खाने को उतना अच्छा नहीं दोगे चलेगा, लेकिन दूध कोई की बात बर्दाश्त नहीं करेगा। सिरचंद को लोग चटोर समझते थे, क्यों? क्योंकि वो खाने पीने में जो था वो बहुत कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड था। भाई बड़ी अच्छी अच्छी चीज खाता है, ठीक है। अब क्या होता है, कहानी यहाँ पर मजेदार बनती है कि मौसी के यहाँ यानी लेखक के यहाँ सिरचंद आता है। आने के बाद क्या करता है कि भैया चिक शीतल पार्टी बनाता है और उसकी माँ कहती है कि सिरचंद बना तो चिक शीतल पार्टी, तुझे मैं इस साल मोहर छाप वाली धोती दूंगी। कौन छाप वाली? मोहर छाप वाली, याद रखना बाबू, मोहर छाप वाली धोती दूंगी जो पूरे के पूरे 8 रुपए की आती है। मोहर छाप वाली धोती कितने में आती है? 8 रुपए में आती है। सिरचंद को कहती है लेखक की माँ। सिरचंद आता है, काम करने लगता है। जब काम करता रहता है ना, तो जो काम करा बैठा काम में इतना मगन रहता है, इतना लीन हो जाता है कि उसे किसी चीज की सुध न रहती। असल व्यक्ति जो काम करने वाला तो उसे किसी चीजों की सुधि नहीं रहती जब वो काम करता रहता है। लेखक बाहर से आता है और लेखक बाहर से आता है तो कहता है कि अरे माँ अभी सुबह का टाइम है, सिरचंद को नाश्ता नहीं दिया। तो नाश्ता दे आता है तो सूप में चूरा और गुड़ सूखा, पहले फेवरेट हुआ करता था लोगों का, चूड़ा गुड़ पे सूप में रख करके दे दिया जाता था। सिरचंद जो था वो मुंह में चूड़ा गुड़ रखे हुए था। लेखक आता है, कहता है कि माँ सिरचंद को नाश्ता किसने दिया? बोले क्या हुआ? बोले बहू ने दिया है। हाँ है, तो बोले ये चूड़ा और सूखा गुड़ दे दिया, ये कोई नाश्ता है? सो बुनिया क्यों नहीं दिए? तो उसकी बहू होती है सिरचंद के घर में, उनकी माँ की जो बहू होती है, तो कहता है कि बहू थोड़ा बूंदिया दे दे। काम काज का घर होता है। बूंदिया लेकर के आती है, थोड़ा सा सूप में रख करके छोटी बहू चली जाती है। जैसे जाती रहती है, सिरचंद ताने की बोली बोल देता है कि बहू रानी अपने मायके से आई हुई बुनिया को भी ऐसे ही दिल खोल करके बांटती हो का? क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा बुनिया देती है। तो इस उल्टे गुस्से में उल्टा शब्द कहता है कि इतना क्यों दे दिया, इतना कोई खा पाएगा क्या? बस बहू क्या हो जाती है, गुस्सा हो जाती है और कमरे में जा करके रोने लगती है। अब रोने लगती है तो चाची होती है एक, चाची देख लेती है और चाची पहले से माहौल इतना गर्म था कि जली भुनी हुई थी, काम धंधा का माहौल था घर में, इधर उधर करके थोड़ा ज्यादा हरासमेंट थी, गुस्से में थी। चाची आती है और कहती है कि सिरचंद तू बहुत मुंह जोर है, क्या जरूरत है किसी के नैहर और ससुराल के बात करने की? तुम काम करने आया है, काम कर, बेसी बदकुटनी मत कर। इस तरीके से डांट देता है। आज चाची जो जाके है लेखक की माँ को कह देता है, वो भी गुस्सा आ जाती है। इसके बाद जो होता है लेखक थोड़ा सा, सिरचंद जो होता है थोड़ा सा मुरझा जाता है, गुस्सा आ जाता है। धीरे धीरे काम होता है। मानू दीदी, शादी ब्याह का माहौल होता है। मानू दीदी क्या करती है कि देखती है कि सब हल्ला चिल्ला कर रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो मानू दीदी पान का बीरा लेकर के सिरचंद के पास आती है और सिरचंद को कहती है कि दादा शादी ब्याह का घर है, 10 तरह के लोग हैं, 10 तरीके की बात करेंगे, ये लो पान खा लो, कोई कुछ बोले उसकी बातों का जवाब मत दिया करो, चुपचाप अपना काम करो और पान खाओ। सिरचंद वही करता है, मानू पान देके चले तो खाता रहता है। जब सिरचंद पान खाता रहता है तो वही चाची जो छोटी बहू का साथ देते, चाची आती है उधर से, तो सिरचंद कहता है कि चाची जरा जर्दा खिलाना, गमकौवा जर्दा है, गमकौवा जर्दा अपने डिबिया से, पहले पान खाने वाले लोग ना रखते थे जेब में जर्दा उर्दा, तो वही सिरचंद कहता है कि चाची जरा अपने डिबिया से गमकौवा जर्दा तो देना। बस ये कहना था कि चाची पहले से गुस्से में थी। चाची कहती है कि है मस्खरी करता है, बड़ा आया गमकौवा जर्दा खाने वाला, कभी अपने घर पे भी गमकौवा जर्दा खाया है। मतलब बहुत सारी बात उलझन में थी ही का चाची, बहुत सारी बात सिरचंद को सुना देती है। बस सिरचंद का सारा मूड खराब हो जाता है, पूरा तिलमिला उठता है सिरचंद गेहूं शाम की तरह फबिया उठता है और काम करते 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 गुस्सा करके लेखक की माँ को कहता है कि काकी मैं जा रहा हूं, है ना,
अब काम दूसरे दिन कर दूंगा। तो छोटी बहू जो होती है कहती है कि ओहो, मैं जो समझती कि मोहर छाप वाली धोती देने से काम होता है, तो मैं भी अपने भैया को कह करके मोहर छाप वाली धोती मंगवा लेती और काम करवा लेती। उसी पर सिरचन बहू को और डांट देता है कि बहू रानी, मोहर छाप वाली धोती देने से भी ये काम नहीं होता है, वो तो मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है, इसीलिए मैं उसको दे रहा हूँ, वरना ऐसा नहीं होता है। और ऐसा गुस्सा करके सिरचन भाग जाता है अपने यहाँ। अब सिरचन को बुलाने के लिए लेखक जाता है तो अपने मरैया में पड़ा रहता है और सिरचन अपने आप को कोसता है। सिरचन अपने आप को कोसता है कि मेरी तो किस्मतें खराब है, ससुरी मरने को तो मरी, मुझे अकेला छोड़ गया। नहीं, उसकी पत्नी मरी होती है, मंडी को मरी, हमें इस झंझट में छोड़ करके चली गई। लेखक बुलाने जाता है लेकिन सिरचन नहीं आता है, कहता है मैं नहीं जाने वाला। और वो आके कहता है तो मानू को लगता है कि यार अब मेरा सामान कौन बना देता। मानू उदास हो जाती है, लेकिन मानू की माँ यानी काकी कहती है कि देख मानू, तुम उदास मत हो, दिल छोटा मत कर, मैं इससे अच्छा तुम्हें बाजार से ले दूंगा। ठीक है, क्यों बाजार से ले दूंगा? क्योंकि मानू दीदी का दूल्हा जो होता है वो अफसर आदमी होता है और ऐसा पैसा वाला आदमी था। उसकी माँ ले देती है और यहाँ पर उसकी विदाई की रस्म पूरी होती है, विदाई के लिए जाने लगता है। मानू, उसका भाई, उसकी माँ, काकी सब स्टेशन पर ट्रेन पर लेकर के चले जाते हैं। ट्रेन खुलने ही वाली होती है कि सिरचन यही चीज 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पाटी लेकर के स्टेशन पर दौड़ा हुआ जाता है। कहाँ? स्टेशन पर दौड़ा हुआ जाता है और गेट पर कहता है कि हटो, कहाँ है मानू दीदी, मानू दीदी जल्दी आइए। और वो अपने दौड़ता हुआ स्टेशन पर आके चिक शीतल पाटी ले जा करके मानू को देता है और कहता है कि ये लीजिए मानू दीदी, आप रख लीजिए। मानू कहती है कि सिरचन काका कितने पैसे हुए? 8 रुपया मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल के देने लगती है कि सिरचन कहता है, ऐसे कहता है, ऐसा ना कर बहुनी। और वो प्यार से दे देता है और सिरचन भी रोने लगता है और मानू दीदी भी रोने लगती है। दोनों जो है वो रोने लगता है। ये था सिरचन के प्रति, मानू छोटी बच्ची थी, उसका प्रेम था कि मानू बोला कि नहीं बाबूनी, ये हम तुमसे पैसा नहीं ले सकते, चूंकि तुम काकी की सबसे छोटी बेटी हो, इसी प्रेम में मैं तुम्हें बना करके दे दिया, वरना मैं आज के बाद ये काम तो किसी के लिए करूंगा नहीं। और मानू दीदी का जो पति होता है वो अफसर आदमी होता है, जिसकी वजह से वो करके दे भी देता है और मानू दीदी की विदाई हो जाती है, वो अपने घर चली जाती है और कहानी यहाँ पर द एंड हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। शॉर्ट के लिए अगर आप लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं आप स्क्रीनशॉट। और ये कहानी आपको कैसी लगी, क्या कहानी का एक एक ऑब्जेक्टिव आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर देंगे ताकि आपके दोस्तों को भी पढ़ने का मौका मिल जाएगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर तो चलिए सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को हिट कर लेंगे। तो चलिए दीजिए अपने हसन सर को इजाजत, मिलता है अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।